पढ़ेंगे आज नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दोनों को पढ़ेंगे। बाय द लेसन 1 का 6 एक्सरसाइज है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म टू लॉन्गर रिटेन द आइडियलिस्टिक लिबरल। देखा जाए इस चैप्टर में हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों उभर कर आता है। हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के बीच में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेजर यूरोपियन पावर इन मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स टू यूरोप फर्दर देयर ओन एम्परियलिस्ट। यानी देखा जाए इस तरीके से सामने उभर कर आया। साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। साम्राज्यवाद कभी भी खत्म नहीं हुई देखा जाए तो। जैसे कि हम आगे भी देखे हैं कि 1789 के बाद फिर से बर्बन वंश को दे दिया गया था। फिर हम आते हैं द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो सबसे सीरियस सोर्स जो सबसे देखा जाए बहुत ही सेंसिटिव यानी बहुत ही सीरियस, बहुत ही अधिक सोचने विचारने नेशनलिस्ट जितने भी राष्ट्रवाद टेंशन यूरोप में आए आफ्टर यूरोप में जो आए 1871 के बाद आए, और जो एरिया कहलाता था वो बाल्कन का क्षेत्र था। द बाल्कन वाज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्रेजिंग मॉडर्न डे ऑफ रोमानिया। देखा जाए जो बाल्कन का क्षेत्र था वो आता था आधुनिक दौर में, आधुनिकता में जाना जाता है रोमानिया को, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बिना स्लोवानिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, which inhabitants are broadly known as स्लाव्स। यानी कि देखा जाए तो ये सब के अंडर में थे, स्लाव्स के अंदर। लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन अम्पायर। तो बाल्कन का जितना भी क्षेत्र था वो ओटोमन अम्पायर के अधीन था। ओटोमन अम्पायर उस समय था, ओटोमन साम्राज्य। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द disintegration of the Ottoman Empire made his region very explosive। देखा जाए तो बाल्कन का जो क्षेत्र था ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था, वो आधुनिक हथियारों से लैस था और उसको बहुत ही एक्सप्लोजिव मतलब बहुत ही खतरनाक विस्फोटक तरीके से उस क्षेत्र को अपने अंदर कर। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through moderation and internal reforms with very little success। One by one is European subject nationalities broke away, is control declared independence। धीरे धीरे देखा जाए तो देखा जा रहा था ये सारी जो कंट्रियाँ थी ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत थी, ऑटोमन साम्राज्य से सब अलग हो रहे थे और अपने आप को क्या कर रहे थे, धीरे धीरे सब स्वतंत्र कर रहे थे। द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी and use history to prove that they had once independent but the subsequently been subjected by the foreign powers। Hence the rebellious mountain nationalities in the Balkan thought their struggle and attempts to win back their long lost independence। यानी कि जो भी क्षेत्र थे देखा जाए जो भी क्षेत्र थे जो भी इनके अंदर के थे, जैसे मैसिडोनिया था, ग्रीक था, अल्बानिया था, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारे जो कंट्री थे ये ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते। स्वतंत्र इसलिए करना चाह रहे थे कि वो जिस तरीके से पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में स्वतंत्रता की लहर हो रही थी, इसी तरीके से सब लोग अपना अपना स्वतंत्रता की लहर दौड़ा रहे थे, है ना। सब धीरे धीरे लॉन्ग और धीरे धीरे क्या किया, पीछे मुड़कर देख रहे थे, तो स्ट्रगल कर रहे थे स्वतंत्र होने, लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस, और लंबे समय तक यानी कि लंबे समय का यानी हमेशा के लिए स्वतंत्र होने का इंतज़ार कर रहे थे। एज द डिफरेंट स्लेव नेशनलिटीज स्ट्रगल डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट। तो इस तरीके से अलग अलग जितने भी थे राष्ट्रवाद के लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने आइडेंटिटी को लेकर, इंडिपेंडेंस को लेकर, यानी कि स्वतंत्रता को। इतना आप लोगों ने पढ़ा, इसके आगे हम कल पढ़ा देंगे बेटा, और ये चैप्टर कल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इतना पढ़िए, बाद बाकी आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।